गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एकता यादव। आज हम पढ़ेंगे तृतीय अध्याय ऋतुचर्या अध्याय। तो हम चैप्टर पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण गाएंगे। रागाधिरोगानि सततानुसक्तान् ऐसे शिकाय प्रशितान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिदारञ्जान् यो अपूर्ववेद्याय नमोस्तु तस्मै। अब देखिए चैप्टर का नेम है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ऋतु प्लस चर्या। ऋतु का क्या अर्थ होता है? काल। चर्या का अर्थ होता है आचरण। ऋतु क्या होता है? दो मासों के अनुसार संपूर्ण वर्ष को ऋतुओं में बांटा गया है। चर्या का अर्थ होता है करने योग्य आचरण। तो ऋतुचर्या का पूरा मीनिंग क्या हुआ कि ऋतु के अनुसार ही आहार विहार का पालन करना। अब जो हमारा एक वर्ष में क्या होती है, 6 ऋतुएं होती हैं और एक ऋतु में 2 मास होते हैं। एक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। एक पक्ष जो है 15 दिन का होता है, एक दिन जो है वो 8 पहर का होता है और एक पहर में 3 घंटे होते हैं। ऐसे करके इसे हम पूरे ऋतुचर्या का नाम दे सकते हैं। अब देखते हैं हम ऋतुचर्या में कौन कौन सी जो 6 ऋतुएं आती है और कौन कौन सी ऋतुएं आती है और कौन कौन से मास आते हैं। 6 मेन ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। अब जो शिशिर ऋतु के अंदर जो मास आते हैं वो है माघ, फागुन। वसंत के अंदर आते हैं वो चैत्र, वैशाख। ग्रीष्म के अंतर्गत आते हैं वो है ज्येष्ठ, आषाढ़। वर्षा के अंतर्गत आते हैं वो श्रावण, भाद्रपद। शरद के अंतर्गत आते हैं आश्विन, कार्तिक। हेमंत के अंतर्गत आते हैं मार्गशीर्ष, पौष। अब हम देखते हैं काल जो होते हैं वो 2 प्रकार के माने गए हैं, आदान काल और विसर्ग काल। अब जो आदान काल जो होता है ना, उसे हम उत्तरायण काल भी कह सकते हैं। इसको आदान काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अग्निगुण प्रधान होता है। तो आदान काल के अंतर्गत 3 ऋतुएं आते हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। तो हम देख सकते हैं कि शिशिर ऋतु में ठंड होती है, लेकिन वसंत में थोड़ी कम ठंड होती है, लेकिन ग्रीष्म में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसलिए इसको अग्निगुण प्रधान माना गया है। इसमें क्या होता है, इस काल में क्या होता है, जो सूर्य जो है ना वो उत्तर मार्ग में चलने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है सूर्य की किरणें तीक्ष्ण हो जाती हैं और उष्ण हो जाती है। इसी वजह से अग्निगुण की प्रधानता ज़्यादा होती है। तो जो हवाएं चलती है ना वो सूर्य की गर्मी की वजह से हवाएं उष्ण भी हो जाती है, रुक्ष भी हो जाती है। जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में नहीं बोलते कि जैसे कि ज्येष्ठ के महीने में लूएं चलने लगती हैं, और जैसे कि और जो सूर्य तथा वायु की सूर्य क्या करता है कि जो भी हमारी पृथ्वी की जो भी शीतलता होती है ना, उस शीतलता को छीन लेता है, नष्ट कर देता है। जिसके कारण क्या होता है कि जैसे जैसे गर्मी होती है तो हम भी एकदम लो एनर्जी वाला फील करते हैं, मतलब हमारी बॉडी का बल जो है वो क्षीण हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी ऋतु में कौन सा रस प्रधान होता है। शिशिर ऋतु में तिक्त रस प्रधान होता है, वसंत ऋतु में कचाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस प्रधान होता है। ये अब हम देखेंगे कि ये जो है सारे पित्त को प्रकोपित करने वाले हैं। तो इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं, इसी वजह से आदान काल को आग्नेय प्रधान या अग्निगुण प्रधान कहा गया। अब आता है विसर्ग काल। विसर्ग काल को हम दक्षिणायन भी कहते हैं। अब विसर्ग काल के अंतर्गत 3 ऋतु आती है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु। अब हम देखिए इसको हम वो अग्निगुण प्रधान था ना, इसको सौम्य गुण प्रधान कह सकते हैं। देखिए वर्षा में भी बारिश होती है, शरद में भी ठंड होती है और हेमंत में भी ठंड होती है। तो मतलब एकदम ठंड का मौसम हो गया ना, तो इसको हम सौम्य का मतलब होता है शीतलता जाओ, ठंडापन जाओ। सौम्य जल को माना गया है, सौम्य का पर्याय जल होता है, जल सौम्य का पर्याय होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि विसर्ग काल में क्या हो गया, शीतलता होगी। अब क्या होता है, इसमें सौम्य होने के कारण क्या होता है, प्राणी मात्र को बल देता है। हमें ठंड में हम देखते हैं ना, हमें एकदम एनर्जी होती है, एकदम अच्छी खासी जठराग्नि होती है, खूब खाते पीते हैं। और इस वक्त क्या होता है, सूर्य का बल क्षीण हो जाता है, चंद्रमा का बल बलवान हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि हम हमेशा आसमान में बादलों के छाए रहने के कारण या वर्षा होते रहने के कारण या शीतल हवा के बहने के कारण भूमि का जो संताप है, भूमि का जो तापमान है वो कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और जो वर्षा ऋतु में क्या होता है, वो स्निग्ध गुण वाला अम्ल रस, और शरद ऋतु में लवण रस तथा हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान होते हैं। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि अम्ल रस प्रधान होता है, शरद ऋतु में लवण रस और हेमंत ऋतु में मधुर रस। तो इसमें क्या होता है कि प्राणियों में देह तथा उनका बल बढ़ जाता है, इसलिए इसे विसर्ग काल कहते हैं। अब हम बलों का चय देखते हैं। शीते अग्नियम वृष्टिर मेघ अल्पम बलय मध्यम तु रोषयो। शीत ऋतु हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या होता है, प्राणियों में बल की स्थिति उत्तम रहती है, जिसकी वजह से 2 शरद तथा वसंत
ऋतुओं में शारीरिक बल की स्थिति मध्यम कोटि की तथा वर्षा और ग्रीष्म ऋतुओं में बल की मात्रा अति अल्प होती है। तो यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि जो हेमंत और शिशिर ऋतु होती है ना, उसमें प्राणियों का बल एकदम हाई लेवल पे होता है, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी होती है। शरद और वसंत होती है उसमें मध्यम होती है, और ग्रीष्म और वर्षा होती है उसमें एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। और उसके बाद आता है हेमंत ऋतुचर्या, देखते हैं हम। तो बलीन शीत संरोध देयन्ते प्रबलो अनल भवन्ते अल्पे अंधनो धातुन से पचेदा वायु नेरिते अतो हिमे अश्विन सेवित स्वादु अम लवण अनृषान। हेमंत ऋतु में क्या होता है, काल प्रभाव के कारण क्या होता है, पुरुष अधिक बलवान रहता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे ठंड की वजह से क्या होता है, हमारे जो रोमकूप जो होते हैं ना, वो अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जठराग्नि जो होती है एकदम तीक्ष्ण हो जाती है, बलवान हो जाती है। और उसे क्या होता है, अगर उसे आहार रूपी ईंधन नहीं मिलता ना, तो वो हमारी सारे शरीर धातुओं को पचाने लग जाती है। तो इसलिए क्या होता है, हमें हेमंत ऋतु में वातनाशक मधुर अम्ल लवण रस वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसीलिए तो हम देखते हैं कि ठंड में हमें उठते ही भूख लग जाती है, बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब आता है ऋतु विपर्य। ऋतु विपर्य का अर्थ क्या होता है कि हम कई बार ऐसे देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हेमंत ऋतुचर्या लिखा हुआ है तो इसी में ऋतु विपर्य होगा, नहीं, किसी भी ऋतु में हो जाता है। कि जैसे कई बार गर्मी में गर्मी नहीं हो रही है, सर्दी में सर्दी नहीं हो रही है, बारिश के टाइम पे बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भी कोई जो चिकित्सक अच्छे चिकित्सक होते हैं, वो देश काल की सामयिक स्थिति के अनुसार ही ऋतुचर्या का निर्देश करेंगे कि आपको ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ऐसे आहार विहार ऐसे वर्णन करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हेमंत ऋतु जो होती है ना, उसमें क्या होते हैं, हमें नमकीन, तिक्त, सार, अम्ल, कटु रसों का और पर्याप्त घी, तेल का और इनसे बने हुए भोज्य पदार्थों का सेवन हितकर होता है। हम नहीं देखते जैसे कि जैसे जैसे ठंड हो जाती है तो हमारी जठराग्नि तीक्ष्ण हो जाती है, तो इसलिए हम स्निग्ध पदार्थ खाते हैं, जैसे घी, हम वो गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू, गाजर का हलवा, ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं ना। वो इसीलिए होते हैं कि भाई वात का भी नाश होता रहे और हमारी जठराग्नि को, हमारे जो आहार रूपी ईंधन है उसको भी पर्याप्त ईंधन मिलता रहे। अब आता है प्रातःकाल का कर्तव्य। प्रातःकाल का कर्तव्य क्या होता है, हेमंत ऋतु जो होती है उसमें रातें लंबी होने लग जाती है। सर्दियों में रातें नहीं कहते कि रातें बड़ी होने लगी हैं। तो हमें क्या होता है, जब हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो हमें भूख लगने लग जाती है, क्योंकि जठराग्नि तीक्ष्ण होती है उस टाइम पे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे मल मूत्र को त्याग करने के बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के तत्वन आदि करके हमें मधुर अम्ल लवण रस वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए और जलपान करना चाहिए। और हमें इस ऋतु में वातनाशक तैलों की मालिश करनी चाहिए। और जो भी पहलवान है उनके साथ कुश्ती लड़नी चाहिए, या फिर पादाघात लंगड़ी लगानी चाहिए, या कुछ भी व्यायाम वगैरह उससे करना चाहिए। क्योंकि हम खाते खाते रहेंगे तो हमारी फैट बढ़ जाएगा, तो हमें हेल्दी रहने के लिए व्यायाम भी करना चाहिए। अब स्नान आदि विधि में क्या करेंगे, जब भी हम उसके सैले द्रव्य, कषाय वाले द्रव्य, आंवले आदि का कल्क जो है वो हमने अभ्यंग की चिकनाहट को दूर करने के लिए लगाया था, उन्हें करके और फिर हम स्नान करेंगे। फिर क्या करेंगे, शरीर को मोटे तलिए से पूछ करके कुमकुम, कस्तूरी आदि उष्ण गुण प्रधान द्रव्यों का लेप लगाएंगे। उष्ण गुण प्रधान द्रव्य क्यों, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो हम उन द्रव्यों का लेप लगाएंगे ना, जिससे हम ठंड से बच सकें। और एगरू की धूप का सेवन करेंगे और भोजन करेंगे। अब क्या होता है कि भोजन में घी तेल में भुना गया मांस स्वस्थ प्राणियों के मांस का होना चाहिए। हमें गुड़ से बने पदार्थ, स्वच्छ मद या सामान्य मद, गेहूं का आटा, उड़द की दाल आदि का सेवन करना चाहिए। और इन दिनों हमें क्या होता है कि हमें हाथ आदि धोने के लिए, इवन पीने के लिए भी गुनगुना पानी मतलब उष्ण उदक का सेवन करना चाहिए। और हमें परिवार ऊनी कंबल और अपने मतलब ठंड से बचने के लिए जो भी गर्म कपड़े होते हैं वो हमें पहनने चाहिए। और क्या होता है कि अगर धूप निकल रही है तो हमें प्रातःकाल सूर्य की किरणों का सेवन करना चाहिए और स्वेदन कर्म करने चाहिए, और जूता जुराब को हमेशा धारण करना चाहिए। अब आते हैं शीतनाशक उपाय कि भाई हम शीत का कैसे नाश कर सकते हैं। तो जो भी स्थूल या पुष्ट उरुस तंत्र तथा श्रोणी वाली यौवन तथा सुरा के मद आती हुई प्रिया, कुमकुम के लेप, एगरू की धूप एवं यौवन मद के कारण उष्ण शरीर वाली नारियाँ जो होती है वो शीत को हर लेते हैं।
अब हम देखते हैं निवास विधि। क्या हमें मतलब कैसे घर में रहना चाहिए, कैसे मकान में रहना चाहिए जहाँ पे जलते हुए अंगारों से तपे हुए मकान के निचले तल से निर्मित कमरे में मतलब जहाँ पे शीतल वायु ठंड का प्रवेश ना हो पाए और घर के भीतर ही बनी हुई गुफा में निवास करना चाहिए। और अब आती है शिशिर ऋतुचर्या। इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही सेम जो हेमंत ऋतुचर्या में होता है वही विधियाँ सेम होती है। बस इसमें क्या होता है कि हेमंत ऋतु की अपेक्षा इसमें अधिक ठंड पड़ने लग जाती है, क्योंकि इस ऋतु में आधान काल का प्रारंभ होने लग जाता है। तो इसमें वायु जो होती है वो रुक्षता आने लग जाती है। अब हम नोट करेंगे, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि आधान काल के प्रारंभ होने के कारण रुक्षता आने लग जाती है। तो मतलब रुक्षता आ रही है, और रुक्ष होना किसका गुण है, वात का गुण है। तो हमें वात का कहीं ना कहीं एक तरीके से वात बढ़ने लगा है ना, तो वात की शांति के लिए हमें अभ्यंग का सेवन करना चाहिए, स्निग्ध आहारों का सेवन करना चाहिए। अब आती है वसंत ऋतुचर्या। अब शिशु ऋतु में शीत की अधिकता के कारण स्वाभाविक रूप से क्या होता है, कफ दोष का संचय हो जाता है, और जो कफ दोष है ना वो वसंत ऋतु में पिघलने लग जाता है। जैसे ही सूर्य की किरणें तेज हो जाएंगी, शिशिर ऋतु में तो सूर्य देवता कम निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु में होंगी तो कफ दोष पिघलने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी पाचक अग्नि मतलब जठराग्नि मंद हो जाती है, और जो अनेक प्रकार के प्रतिश्याय जुखाम कफ जैसे रोगों को पैदा कर देती है। तो इस ऋतु में क्या होता है, कफ दोष को शीघ्र निकालने का प्रयास करें, मतलब हमें या तो रुक्ष निश्चय लेना चाहिए या हमें वमन कराना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हेमंत और शिशिर ऋतु में जो कफ दोष प्रकोपित होता है वो वसंत ऋतु हेमंत और शिशिर ऋतु में जो कफ दोष संचित होता है वो वसंत ऋतु में जाके प्रकोपित होता है। इसलिए कफ दोष को निकालने के लिए हमें तीक्ष्ण वमन कारक द्रव्यों का प्रयोग करके वमन कराना चाहिए, और हमें तीक्ष्ण और रुक्ष औषधों का प्रतिदिन निश्चय लेना चाहिए। अब क्या होता है कि इस वक्त हमें लघु तथा रुक्ष भोजन करना चाहिए, और व्यायाम उपटन आघात का प्रयोग करें जिससे बढ़ा हुआ कफ तो शांत हो जाए। और इस ऋतुचर्या में धूमपान या कवल ग्रह का भी सेवन कर सकते हैं हम। उसके बाद हमें स्नान करने के बाद कपूर अगरू चंदन कुमकुम का शरीर में अनुलेप लगाना चाहिए, मतलब तिलक करना चाहिए, और जो भी पुराने जौ गेहूँ की रोटी आदि बनाकर खानी चाहिए। मधु का सेवन करना चाहिए। मधु का सेवन क्यों, ताकि कफ का नाश हो जाए। और जांगल देश के प्राणियों के मांस के बड़े बनवाकर खाए जाए, जो लोहे की सलाखा में पिरोकर पकाए जाते हैं, अतएव उन्हें सूल्य कहा जाता है। तो सूल्य जो है वो MD एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, ये डेफिनेशन देके कि किसे कहते हैं सूल्य, ऐसे करके ध्यान रखना है आप। पान विधि में क्या होता है, पके हुए आम का रस निकाल के हमें क्या करेंगे कि जैसे जिसे पहले प्रियतमा ने चक्कर अपने प्रियतम को दिया हो, मतलब इसका मतलब ये बनता है कि मतलब हम जो चीज़ें सेवन करें वो ऐसी होनी चाहिए कि भाई खट्टी ना हो या फिर विकृत रस वाली ना हो, अच्छी होनी चाहिए, स्वादिष्ट हो। इसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे। और जो मन को प्रिय लगने वाली हो, हृदय को शक्ति देने वाली हो, ऐसे आम के रस को मित्र मंडली के साथ पान करें। और दोष रहित आसव अरिष्ट या सिद्धू मुनक्का द्वारा निर्मित सुरा आसव का सेवन भी मित्रों के साथ बैठकर उचित मात्रा में करें। और अदरक का पानी, विजय सार या चंदन का जल या मधु मिश्रित जल या नागरमोथा का क्वथित जल, इनका भी सेवन करें। अब आती मध्यचर्या। जब क्या होता है, घने वन या दक्षिण दिशा की वायु अर्थात मलयज पवन से शीतल तथा सुगंधित हो, जहाँ चारों ओर जल प्रवाह हो रहा हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक आ रहा हो, या वन घने होने से ना आ रहा हो, या वहाँ जहाँ पे हीरे मरकत आदि के फर्श बने हो, इनकी कांति से युक्त वनों में जहाँ कोयले कूक रही हो, सहवास करने योग्य स्थानों में जहाँ विविध प्रकार के सुगंधित फूलों वाले वृक्ष हो, ऐसे में सुख चाहने वाले पुरुष मित्र मंडली की कथा सुभाषित युक्त सभाओं द्वारा मध्यकाल मतलब दोपहर का समय बिताएं। और वसंत ऋतु के अपथ्य क्या है, मतलब जो हमें नहीं खाने चाहिए, गुरु, देर से पचने वाले भक्ष्य पदार्थ, ठीक है, शीतल पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, दिन में सोना, दिव्या सपन, दिन में नहीं सोना चाहिए वसंत ऋतु में, और स्निग्ध घी तेल से बने हुए खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, और मधुर रस पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी कफवर्धक है। ऑब्वियसली पहले से ही वसंत ऋतु में कफ प्रकोपित हो चुका है, और अगर हम आहार विहार भी ऐसा ही रखेंगे जिससे हमारा कफ और बढ़ेगा तो हमें और भी कफ जनित व्याधियाँ हो सकती हैं। अब ये चैप्टर आधा ही हुआ है, बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।